जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कल की न्यूज़ आप देखें कि जो कंपनी एग्ज़ाम कराई थी, जो एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया था, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आज की न्यूज़ में देखेंगे तो उसकी सिक्योरिटी भी जब्त कर दी गई। उसके बाद उसको कुछ भुगतान भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी उस पर पूरी तरह से कानूनी शिकंजा कस दिया गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में जब वैकेंसी जिसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, उसी समय टीसीएस ने मना कर दिया जब एग्ज़ाम कराने को लेकर। तो जितनी भी कंपनियों ने आवेदन किया था, उसमें उसके बाद उसको जांच पड़ताल किया गया, चेकिंग किया गया। उसके बाद चेकिंग करने के बाद जो है इस कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का टेंडर मिला, तो इसने एग्ज़ाम कराई। लेकिन ये जो है एग्ज़ाम संपन्न कराने में जो है असफल रही। अब दोस्तों जो है आज का जो है, अभी देखिए ये कल का न्यूज़ है ब्लैकलिस्ट, आज का जो है उसकी सिक्योरिटी जब्त। और परसों मैं वीडियो बनाया था जो है एग्ज़ाम को विलंब के कारण, यानी विलंब का कारण, एग्ज़ाम का विलंब का कारण मैं बताया था कि क्या है। परसों ही मैं बता दिया था क्या है। तो आज देखिए पूरी तरह से मैं आपको जो है इस वीडियो में, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों को विधिवत समझाऊंगा। बस थोड़ी देर आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप जितने भी नोटिस है पहले इसको देख लिए। जो भी नोटिस, न्यूज़ पेपर कटिंग है, ट्वीट है, जो भी है आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें वो जो जितना भी आप देख रहे हैं, वो सब चीज़ जो है इस बोर्ड पे मैं बारीकी से लिख दिया हूं। आपको एक एक बात जो है बस पढ़ते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वो सारी बातों का मैं समरी जो है निचोड़ यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इधर चलेंगे। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी, नई परीक्षा नीति, ये आपका टोटल ब्यौरा है। एक एक चीज को आप समझ ले, आपके लिए बहुत ही ये उपयोगी है आप लोगों के लिए। ठीक नहीं, इसलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें चलेंगे हम बिना देर के, वो सीधे पॉइंट पर चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, बस या रेलवे स्टेशन या कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र। ठीक है, यानी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन या फिर कोषागार से 10 किलोमीटर के दायरे में ही आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे जो दोस्तों जो हम एग्जाम देने जाते थे तो क्या होता था, 50 किलोमीटर दूर जो है शहर से कोई मतलब वहाँ टच नहीं, इस तरह से जो है परीक्षा केंद्र बनाया, तो वहाँ पे आपको 10 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। आपको परीक्षा केंद्र पहुँचने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। और इस केंद्र को निरीक्षण करने में जो भी अधिकारी जो है इसके निरीक्षण में लगेंगे, वो भी जो है आसानी से, कई सेंटरों के होंगे तो आप आसानी से अपना निरीक्षण कर सकते हैं। 2-3 सेंटरों को निरीक्षण करना होता है तो अपना वो आसानी से कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से इसकी गतिविधियां पर नजर रखी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इसी में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्र का चयन। ठीक है, यानी डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा केंद्र के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई। मतलब जिन कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उसमें 2 श्रेणी के कॉलेज रहेंगे बस। उसके बाद जो है कोई भी श्रेणी के कॉलेजों को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए पहला श्रेणी में वो कॉलेज को शामिल किया गया, उस कॉलेज का सेंटर बनाया जाएगा जो राजकीय इंटर कॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिसको पहली श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कुछ हमारे 60,244 भर्ती में तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो कुछ ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिसकी सीटें कम होती है, ये सभी के लिए आया है। ये जो है नीति 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो, या फिर आपका यूपी SSSC वैकेंसी हो, या फिर जो है कोई भी यूपी PSC की वैकेंसी हो, सभी के लिए है। ठीक है, उसके बाद दूसरे श्रेणी में आपका एडेड कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये परीक्षा केंद्र को 3 साल यानी 3 वर्ष परीक्षा कराने का अनुभव हो, यानी जो भी कॉलेज, जो भी स्कूल जो इसको सेंटर बनाया जाएगा, एग्जाम सेंटर, उसको 3 साल का एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी जाकर उसको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, ये बातें दोस्तों जो है आपका 60,244 के लिए भी है, लागू है। आपका जो है आपका यहाँ पे
ARO है सबके लिए है, यूपी ट्रिपल एससी सबके लिए है, यूपी PSC सबके लिए है। यहाँ पे जितने भी यूपी में वैकेंसियाँ होगी सबके लिए है। यहाँ पे यूपी PSC में एक चीज़ का जो है यहाँ पे अपवाद है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन केंद्र में नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा केंद्र को 3 साल होने को हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा कक्ष निरीक्षकों की एंट्री, कक्ष जो हमारे एग्जाम जो हमारे कमरे में कक्ष निरीक्षक होते हैं वहाँ एंट्री परीक्षार्थियों के 30 मिनट पहले, ठीक है, यानी कक्ष निरीक्षक की एंट्री परीक्षार्थियों के 30 मिनट पहले होगी। जैसे हमारी एंट्री जब होती है तो जो कक्ष निरीक्षक होते हैं ये नहीं है कि वो सुबह में एंट्री कर जाएंगे, नहीं, हमारे एंट्री से वो 30 मिनट पहले उनकी एंट्री होगी। ठीक है, ज़्यादा देर पहले नहीं थी, केवल 30 मिनट पहले ही मात्र उनकी एंट्री होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे केंद्र पर 50% स्टाफ बाहर के होंगे, यानी जो भी कॉलेज को सेंटर बनाया जाएगा, परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, तो उस कॉलेज के जितने भी स्टाफ होंगे उसमें से आधे स्टाफ को ही वहाँ पे रखा जाएगा, आधे को बाहर से बुलाया जाएगा, यानी जितनी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। मान लेते हैं कि एक परीक्षा केंद्र पर 10 की ज़रूरत है तो 5 उसमें से उसी कॉलेज के रह सकते हैं और 5 बाहर के रहेंगे। ठीक है, ये है नियम। ठीक, अब चलिए आगे। तीसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 या अधिक सेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पत्र प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 या अधिक सेट रहेगा, यानी एक परीक्षा के लिए जैसे हमारा 60,244 भर्ती है तो इसके लिए जैसे एक सेट बना हुआ था ना भाई, एक ही तो सेट था, उसके अलग अलग जो है इधर का प्रश्न उधर का प्रश्न उधर, इस तरह से था, लेकिन एक ही सेट था। तो यहाँ पे एक नहीं 2 या 3 सेट बनाए जाएंगे। अब देखो इसका फायदा क्या होगा 2 या 3 सेट का। 2 या 3 सेट रहेगा तो देखो प्रत्येक सेट का पेपर अलग अलग एजेंसी तैयार करेगी, यानी 3 सेट है पेपर तो 3 सेट है तो 3 एजेंसी तैयार करेगी। तीनों का अलग अलग पेपर रहेगा, तीनों का एक पेपर से कोई मतलब नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब देखो परीक्षा से 5 घंटे पहले निर्णय होगा कि किस सेट का पेपर इस्तेमाल हो। देखो परीक्षा से 5 घंटे पहले, दोस्तों समझो, मात्र परीक्षा से 5 घंटे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो 3 सेट जो तैयार किया गया है क्वेश्चन पेपर, इसमें से किस सेट को परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मात्र 5 घंटे पहले डिसाइड होगा, मात्र 5 घंटे पहले डिसाइड होगा कि कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाए परीक्षा में। ये बहुत ही मतलब यहाँ पे दोस्तों जो है इस तरीके से ये तैयार किया जा रहा है कि थोड़ी सी भी नकल की संभावना न हो, थोड़ा सा भी पेपर लीक की संभावना न हो। ठीक है, अब चले, ये हो गया। अब आज ये इसमें प्रश्न पत्र के प्रत्येक पन्ने पर गोपनीय मार्क, ठीक ना। देखिए जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर के प्रत्येक पन्ने पर यानी प्रत्येक पेज पन्ने पर गोपनीय मार्क होगा, एक चिन्ह होगा, गोपनीय चिन्ह होगा जो आपको नहीं दिखाई देगा। गोपनीय का मतलब भाई आपको नहीं दिखाई देगा, जब आपको दिखाई देगा तो गोपनीय नहीं रह गया। जो है जिसका नाम हो, सिक्योरिटी मार्क हो सकता है, यूनिक बार कोड हो सकता है, QR कोड हो सकता है, यूनिक सीरियल नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जो है जरूरत पड़ने पर दोस्तों जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से जो है कुछ वैसे शक होगा या फिर कुछ उस तरह के जो है गलतियां पाई जाएगी या गलतियां होने की संभावना होगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से इसको जो है गोपनीय मार्ग रहेगा। अब देखिए परीक्षा अपने गृह मंडल से बाहर, ठीक है, परीक्षा दोस्तों जो है अपने गृह मंडल से बाहर होगा, यानी जो आपका एग्जाम 17-18 फरवरी को जो होगा तो उसका जो है गृह मंडल तो बहुत दूर की बात है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम हो गया था। मंडल होता है, एक मंडल में 3 या 4, 5, 6 इस तरह से जिले होते हैं, है ना। बनारस जैसे बनारस मंडल 6 जिले हैं, तो आपके उस 6 जिले से बाहर के ही आपका एग्जाम होगा, यानी अपने मंडल में नहीं होगा आपका एग्जाम, बाहर के मंडल के किसी भी जिले में हो जाएगा। ये बातें महिलाओं पे लागू नहीं है, यानी महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिलेगा। हाँ, बगल का डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, बगल का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और लड़कों के लिए होम डिस्ट्रिक्ट और बगल का डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा, उससे आगे का डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना। एक तो तय हो गया कि होम डिस्ट्रिक्ट और जो है बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, ये तय हो गया। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पे देखिए, एक पाली में अधिकतम 4 लाख बच्चे, ध्यान दीजिए, एक पाली में अधिकतम 4 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर 4 लाख से ज्यादा हो गए तो उसके लिए 2 पाली आयोजित की जाएगी, यानी एक पाली में 4 लाख तो 2 पाली में 8 लाख हो गया, समझ रहे हो। 2 पाली में
8 लाख हो गया, तो 8 लाख हो गया 2 पाली में, तो हमारा कितना है 48 लाख। ठीक है, कितना हो गया, 2 पाली में, और 2 पाली में 8 लाख हो गया, 2 पाली यानी एक दिन में 8 लाख हो गया, 48 लाख हो गया, तो 8 से 12 8 6 48 यानी 6 दिन में आपका एग्जाम होगा। 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम 6 दिन में होगा, यानी एक दिन में 8 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो 48 लाख है, 8 6 48 6 दिन एग्जाम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, OMR सीट के 3 प्रति रहेगी। देखिए आपका जो OMR सीट रहेगा उसकी 3 प्रति रहेगी। एक जो है, जो मेन प्रति रहेगी वो भर्ती बोर्ड के पास रह जाएगी, और दूसरी जो प्रति होगी वो कोषागोर के पास रह जाएगी, और तीसरी जो प्रति रहेगी वो आपके पास चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे सुन लीजिए। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। देखिए ये सबसे बड़ा जो है आपका जो है इंफॉर्मेशन, 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। अब चलिए देखिए 4 एजेंसी यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। देखिए कैसे, जो है एजेंसी ए का काम क्या होगा, यानी एजेंसी पहला का काम क्या होगा, प्रश्न पत्र तैयार करना। ध्यान दीजिए, प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना, कोषागार पहुंचाना, इसका इतना काम रहेगा। कितना, पहली एजेंसी का प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और कोषागार पहुंचाना। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी एजेंसी का काम होगा परीक्षा कराना। ठीक है, परीक्षा कराएगी ये, कोषागार से परीक्षा केंद्र पहुंचाना, या कोषागार से प्रश्न पत्र को उठाकर केंद्र तक पहुंचाएगी जो है एजेंसी बी, यानी दूसरी एजेंसी। ठीक है, पहली एजेंसी तो कोषागार प्रश्न पत्र पहुंचा दी, दूसरी एजेंसी कार्य करेगी, कोषागार से प्रश्न पत्र उठा के वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी ही एजेंसी का काम है OMR सीट आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना, यानी दूसरी ही एजेंसी का काम है OMR सीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए एजेंसी सी का क्या काम है, सिक्योरिटी का और बायोमेट्रिक से रिलेटेड CCTV और कंट्रोल रूम जो है एजेंसी सी का काम है। आज ये एजेंसी डी का काम OMR सीट की स्कैनिंग आयोग और बोर्ड में ही होगी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, OMR की सीट की जो स्कैनिंग होगी, जो जांच होगी, वो आपका आयोग और बोर्ड में ही होगी। वो भी वो एजेंसी जो चौथी एजेंसी रहेगी वो अपने निगरानी में कराएगी बोर्ड में ही। ठीक है, और इसी जो है एजेंसी डी का ही काम है परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करना इसी का काम रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्यौरा है साथियों, जो है मैं आपको परसों ही बता दिया था कि जो है आपका री एग्जाम लेट हो रहा है, तो उस विलंब का कारण क्या है ये मैं बातें बता दिया कि सरकार चाहती है किसी भी स्तर से 1% भी जो है पेपर लीक की संभावना न हो, तब हम जाके एग्जाम कराए। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए थोड़ा सा लेट हो एग्जाम में, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम आपका लेट हो, लेकिन दोस्तों जो है आपका पेपर सही तरीके से सुचारू रूप से संपन्न हो सके, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, सभी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो है हमारा जो ये नहीं कि हमारा जल्दी में एग्जाम करा जाए हो, और जो पहले की स्थिति थी ठीक वैसे ही कुछ स्थिति बन जाए तो बहुत हमारे लिए अब उसके सामने कोई हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो, करो अच्छे से, उसमें थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। हमारा एग्जाम बस सही से हो जाए, हमारा पेपर निकल जाए, हम भर्ती हो जाए, बस थोड़ा सा आप समय ले लो, हम मंजूर है। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूं। तो ये आपका दोस्तों जो है पूरा खाका पूरा ब्यौरा तैयार हो रहा है, आपको घबराना नहीं है, आपका A to Z आपकी व्यवस्था हो रही है ताकि सही तरीके से एग्जाम कराया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।